हम क्लास 10th का चैप्टर 12 जिसका नाम है विद्युत, इसकी क्विक रिवीजन करते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं सिलेबस के लिए और किस तरीके से करने हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो इसमें विद्युत धारा क्या होती है, विभव, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, उसके जिम्मेदार कारक क्या हैं, श्रेणी और पाशर में प्रतिरोधों का संयोजन और दैनिक जीवन में उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और दैनिक जीवन में उसका उपयोग, विद्युत शक्ति, पी, वी, आई और आर के बीच में अंतर संबंध। तो वन बाय वन हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जो आप घरों में, हमारी घरों के अंदर जो बिजली है उसमें जो करंट आता है, तो वो करंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी तार है वो चालक का काम करती है, तो किसी भी चालक में जब किसी समय में, दिए गए समय में उसमें कितने आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, वो विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं और I बराबर होता है Q/T, जहाँ पर जो Q है वो आवेश है, I विद्युत धारा है और T समय है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, ये तो था विद्युत धारा, साथ में जिस तरीके से हम लंबाई मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इसी तरीके से किसी भी तार में जब करंट पास होता है, विद्युत धारा पास होती है, तो उसका SI मात्रक एम्पियर है, जो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम से ये इनका SI मात्रक लिया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें SI मात्रक की फॉर्म में I = Q/T को अगर हम डिस्क्राइब करें तो जो करंट I है वो होता है 1 एम्पियर, Q होता है आवेश जो कि कूलम में रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम होता है सेकेंड्स में। तो इसको अगर जिस तरीके से हम कहते हैं कि कोई भी लंबाई मापी जाती है तो उसमें मीटर का इस्तेमाल करते हैं, इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके लिए एक यंत्र है जिसका नाम है एमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा की मात्रा को मापने के काम में आता है। और एमीटर किसी भी परिपथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रतिरोध और बैटरी लगे होते हैं उसके हमेशा श्रेणी में लगा होता है। श्रेणी मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूटी में उसमें लगा होता है। और एमीटर की ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये। उसके बाद एक एमीटर होता है, दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये परिपथ में जो प्रतिरोधों के सिरों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर और विभव में अंतर क्या होता है, विभव मतलब वोल्टेज और विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि उसमें कितना अंतर है। जैसे घरों के अंदर 220 वोल्ट आती है, वोल्टेज आती है, तो जो हम घरों के अंदर 220 वोल्टेज बैटरी कहो या एक तरह से जो वोल्टेज आती है, तो उसमें वोल्टेज के अंदर जो 2 तार होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव और एक अर्थ वायर होती है। जो लाल वाली तार होती है उसमें 220 वोल्ट होता है, लाल से वो फिर ब्लैक वायर में जाती है तो 0 वोल्ट होता है। तो 220 और 0 के बीच में जो अंतर है उसको बोलते हैं विभवांतर। तो 2 सिरों के बीच में विभवांतर, किसी भी प्रतिरोध में, कोई भी तार है, कोई भी उपकरण है, वो हमेशा समानांतर जोड़ा होता है प्रतिरोध का। और वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। और उसको मापने वाले जो वोल्टेज है या विभवांतर, उसके मापने वाले यंत्र का नाम है वोल्ट मीटर। उसके बाद आता है विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ का मतलब क्या है कि एक ऐसा बंद रास्ता, बंद पाथ जिसमें लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे ये वाला सर्किट ओम के नियम का दिखा रखा है, तो ये क्लोज सर्किट है, यहाँ पे बैटरी भी क्लोज है। एमीटर देखिए यहाँ पर श्रेणी में लगा हुआ है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में जैसे आमने सामने 2 बच्चे खड़े हो जाए तो वो पैरेलल हैं, अगर एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाए तो वो श्रेणी में आ जाते हैं। श्रेणी में जैसे अगर एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम होता है, दिस इज कॉल्ड श्रेणी में लगे होते हैं। और पैरेलल में होगा तो ऐसे होगा, एक दूसरे के आमने सामने लगे होंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी पार्श्व है। तो पार्श्व क्रम में इस तरीके से लगे होते हैं और श्रेणी में इस तरीके से, जो कि आप नीचे देख रहे हो। तो ये एक विद्युत परिपथ है, बंद है, जिसमें करंट पास होता है। नेक्स्ट आता है विभवांतर, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे करंट को I से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए विभवांतर को V से, और इसका जो SI मात्रक है वो वोल्ट है, उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पर विद्युत विभवांतर क्या होता है, जब भी किसी विद्युत परिपथ में
एकांक धन आवेश मतलब जो करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, माना कि ये दो बिंदु हैं x और y, यहाँ से करंट जा रहा है x से होता हुआ y से होता है, ऐसे करंट जा रहा है। तो ले जाने में उन आवेशों को कितना कार्य करना पड़ा, तो उन दोनों बिंदु के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, जो कि V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वोल्टेज 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। इसका मतलब वोल्ट क्या होता है W/Q। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। विभवांतर मतलब आवेशों के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना कार्य किया गया, उन दोनों के बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। और V वोल्टेज है, इसको 1 वोल्ट का ऐसा ही मात्रक है। वर्क और एनर्जी का मात्रक होता है जूल, कार्य का और ऊर्जा का, डिवाइड बाय आवेश का हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि होता है 1 कूलम। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपसे 1 वोल्ट भी पूछे तो आप कह सकते हो कि 1 कूलम चार्ज आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में 1 जूल का कार्य किया गया, इसलिए विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। उसके बाद आता है ओम का नियम, जो हर बार पेपर के अंदर आता है। आपको इसकी परिभाषा भी पूरी की पूरी याद करनी है कि ओम का नियम क्या है। ओम नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने कहा कि कोई भी चालक है, चालक मतलब कोई भी तार है, अगर उस तार के सिरों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है विभवांतर है, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा वो एक निश्चित ताप पर उसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब इक्वल नहीं है, वो अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम इक्वल करते हैं तो उसमें एक नया टर्म आया जो ओम ने डिस्कवर किया, उसको बोलते हैं R, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो क्या फार्मूला निकला ओम का? V = I/R। R जहाँ पर किसी भी चालक का एक कांस्टेंट वैल्यू है निश्चित ताप पर, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि V = IR है, तो वोल्टेज है वो वोल्ट में मापा जाता है, करंट है वो एम्पियर में मापा जाता है, और प्रतिरोध है वो ओम में रिप्रेजेंट किया जाता है और मापा जाता है। तो ये तीनों टर्म्स हमें यूज़ करनी है ओम के नियम में। और किसी भी चालक द्वारा जब भी विद्युत को रोकने की जो प्रवृत्ति होती है, गुण होता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब रोकना, उसको पास ना होने देना, उसको प्रतिरोध कहा जाता है, जो कि ओम ने डिस्कवर किया। अब जो नाइक्रोम वायर होती है, नाइक्रोम वायर जो कई सारी मेटल की मिलकर बनी होती हैं, ये वायर उन्होंने ओम के नियम में ली हुई है। तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ करना आता है, कई बार टेबल दे देते हैं आपको, ऐसे टेबल दे देंगे कि V की वैल्यू दे दी, I की वैल्यू दे दी, और आपको उसमें से आपको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकालना है। माना कि ये 0.5 है, ये 1.0 है, ये 1.0, 2.0 है। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू निकालनी है आपको, R1 की भी, R2 की भी। R1 है तो ये वैल्यू आ जाएगी V1/I1, R2 है तो V2/I2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो ग्राफ। और ग्राफ अगर स्ट्रेट आता है इसका मतलब रेजिस्टेंस इक्वल है। विभवांतर, ये ग्राफ जो स्ट्रेट ग्राफ है ये बता रहा है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, यही ओम का नियम है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि टंगस्टन जो विद्युत बल्ब देखे होंगे आप लोगों ने, आजकल CFL यूज़ होती हैं, LEDs यूज़ होती हैं। पहले क्या होता था, बल्ब यूज़ होते थे, आपने देखा होगा, आज भी होते हैं, कुछ जगह पर लोग करते हैं। तो बल्ब के अंदर एक तार होती है जिसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इसलिए उसको टंगस्टन, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, वो जल्दी से फ्यूज़ नहीं होता। आमतौर पर जो तारें होती हैं, जो घरों के अंदर तारें हैं, आपको ब्लू, ब्लैक, ग्रीन हर तरह की तार दिखती है, तो वो हमेशा तांबे या एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। क्यों बनी होती है? क्योंकि इसमें विद्युत धारा है वो जल्दी से प्रवाहित होती है और वो विद्युत के सुचालक हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। मतलब प्रतिरोध R वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये 2 तार हैं, एक लंबी तार है और एक छोटी तार है, तो प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगा? लंबी में ज़्यादा, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है और ये कम कर रहा है। तो इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ L की। जितनी लंबी लेंथ होगी किसी भी सुचालक की, उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या आता है
चालक के जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। माना कि तार एक लंबी है एक छोटी है, ये हमने पहले देखा। अब तार क्या है, एक पतली तार है और एक मोटी तार है। ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट वाला केस था, ये सेकंड केस है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इसका मतलब R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जितना एरिया ज़्यादा होगा तार का उतना ही प्रतिरोध कम होगा, और जितना कम एरिया होगा क्षेत्रफल होगा उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक मोटी तार है एक पतली तार है, जिसमें प्रतिरोध किसमें ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक की प्रवृत्ति पर। चालक की प्रवृत्ति मतलब इन दोनों को अगर हम मिला दें, चालक की प्रवृत्ति डिपेंड करती है कि वो किस तरह का चालक है, वो एक धातु है या कोई मिश्र धातु है, किस तरह की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 और 2 को मिला दें तो ये आ जाता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब हम इक्वेट करेंगे साइन में तो ये रो आ जाता है। इसको ध्यान से देखना, आपको रो कहलाता है प्रतिरोधकता। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमने ओम के नियम में आर वैल्यू को निकाला, इसी तरीके से रो भी प्रतिरोधकता है, जिसका ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। आर ओम होता है। अगर हम इसको इनके अलग अलग मात्रक देखें तो आर को मापा जाता है 1 ओम में, तो रो का हम निकाल सकते हैं। लेंथ होती है 1 मीटर, एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाता है 1 ओम इक्वल टू रो अपॉन मीटर, तो रो आ जाता है ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका ऐसा ही मात्रक है। इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई करके उसको रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद जो मिश्र धातुएं होती हैं, हमेशा मिश्र धातुएं होती हैं वो मूल धातुओं से अधिक उनकी प्रतिरोधकता होती है। इसलिए जब भी कभी कोई तापीय यंत्र होते हैं, विद्युत तापीय यंत्र जैसे हीटर है, गीजर है, प्रेस है, अवन है, इन सब के अंदर मिश्र धातु से बने होते हैं। इनके तार जो यूज़ करते हैं वो मिश्र धातु की बनी होती हैं, जैसे नाइक्रोम वायर है। और क्योंकि उनका उच्च ताप पर वो जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होती, पिघलती नहीं है, वो जल्दी से जलती नहीं है, इसलिए उनका उपयोग विद्युत तापीय यंत्रों में किया जाता है। तो प्रतिरोधकता धातुओं की कम होती है और जो मिश्र धातु है उनकी ज़्यादा होती है, जो कि विद्युत तापीय यंत्रों में उनका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है, कई बार ये न्यूमेरिकली पूछ लिया जाता है कि बताइए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे। इस सर्किट को आप ध्यान से देखें, इसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। ये बैटरी है, सोर्स ऑफ वोल्टेज एक तरह से कह सकते हो आप इसको। ये स्विच है K, और ये A है। A मतलब एमीटर, जो कि जो करंट पास हो रहा है इसमें I वैल्यू जो पास हो रही है उसको मापने का यंत्र है। और V हमेशा प्रतिरोधों के पार्श्व में होता है। ये V है वोल्टेज, कि कितना ड्रॉप होगा। अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो करंट I जा रहा है वो सभी R1 R2 में सेम है। इसका मतलब I की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के बाद इसके अंदर आप I की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है इनके अक्रॉस वो अलग अलग है। माना कि R1 है तो उसके अक्रॉस है V1, R2 है उसके अक्रॉस है V2। तो यहाँ से I ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो I V इक्वल टू IR, ये फार्मूला बन जाएगा इक्वेशन 1। अगर I कांस्टेंट है तो V1 हो जाएगा IR1। इसी तरीके से सारे हो जाएंगे, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, I कांस्टेंट है। I इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, I वैल्यू तो कांस्टेंट हुई, लेकिन जो V वैल्यू है वो क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा V इक्वल टू IR, ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन आ जाएगा, सारे कट जाएंगे I इसके साथ, तो R बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला हमें टोटल प्रतिरोध निकालने का, ये पूछ भी सकते हैं आपको न्यूमेरिकली, और डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो हमने श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को निकाला है इस तरीके से। इसी तरीके से समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में हम प्रतिरोध है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें इस सर्किट को, यहाँ पर जो I वैल्यू जा रही है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब करंट I चेंज हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3,
और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सबके अगेंस्ट सेम है। ये घरों के अंदर होता है। घरेलू जो परिपथ होते हैं उसमें जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है, कॉमन होती है जितने भी अप्लायंसेस होते हैं। लेकिन करंट है वो सभी उपकरणों में अलग अलग, जैसे बल्ब में कम जाता है, फ्रिज में ज़्यादा जाता है, गीजर के अंदर भी ज़्यादा जाएगा। तो अलग अलग उपकरण जिनकी कैपेबिलिटी अलग अलग है करंट लेने की, वो घरों के अंदर इस तरह का समानांतर। कई बार क्वेश्चन आता है कि घरेलू परिपथ किस तरह से बने होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं, तो समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि सभी अप्लायंसेस में करंट अलग अलग चाहिए होता है और वोल्टेज सेम चाहिए होती है, विभवांतर सेम है। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, I = V/R। तो यहाँ पे V/R, अगर I1 है तो V कांस्टेंट रहेगा क्योंकि V 220 वोल्ट ही रहेगा, V/R1। इसके अक्रॉस वोल्ट I2 के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम, R2 + V/R3। V कॉमन आ जाएगा, V/R = V कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से V से V कैंसिल, तो इट मीन्स 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं पाशर के अंदर। और टोटल प्रतिरोध जो होता है वो पाशर में कम होता है, इसलिए हमेशा घरेलू परिपथ होते हैं वो पाशर क्रम में या समानांतर क्रम में होते हैं, कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं होते। जो दिवाली पे हम बंदरवाल लगाते हैं या जो लड़ियाँ होती हैं उनमें अगर एक बल्ब भी ख़राब हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि करंट सेम होता है और एक ख़राब हो जाएगा तो पीछे के जितने भी बल्ब हैं वो सारे के सारे जलना बंद कर देंगे। अब विद्युत धारा के दो ही प्रभाव हैं, जो आपका चैप्टर 12 और 13 है उसमें 12 वाले में हम विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, 13 में हम उसका चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो जूल का जो ऊष्मीय प्रभाव है उसका मतलब क्या है, जैसे आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि जब भी कभी आप लगातार पंखा चलता रहता है और उस पर आप हाथ लगाते हो तो पंखे की पंखुड़ियाँ गर्म मिलती हैं, या बल्ब को अगर 6-7 घंटे तक जलता रहे और उसको आप साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत गर्म होता है, उसको आप कपड़े से उतारेंगे। तो जूल का ऊष्मीय सिद्धांत क्या है, बहुत बार ये पेपर में आता है, किसी एक प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मीय सिद्धांत कहते हैं। और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा, तो उसको हीट एनर्जी इंग्लिश में हम H से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और H है वो जितना करंट उसमें जा रहा है उसके वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है, फर्स्ट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट में जो प्रतिरोध है उसका अनुक्रमानुपाती होता है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और तीसरा पॉइंट है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि कितने समय तक वो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H = I² RT। ये है ऊष्मीय प्रभाव, H = I² RT। इस तरीके से आप इसको 3 फैक्टर्स में अलग अलग डिवाइड करके आप कंबाइंड करेंगे। लास्ट आता है विद्युत शक्ति यानी पावर। जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें विद्युत शक्ति कितनी, हर एक परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, मतलब पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, कि ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा की खपत की दर, ऊर्जा की खपत की दर ही पावर कहलाते हैं। और पावर को अगर हम दूसरे तरीके से एनर्जी की फॉर्म में ना लेके अगर हम इसमें जूल्स का देखें तो अलग अलग फार्मूले आपको यहाँ से आ सकते हैं। ई होता है, आपने अभी भी पढ़ा, जो एनर्जी है वो है I² RT डिवाइड बाई T। इसका मतलब यहाँ से P एक तो आ गया I² R। यहीं पर अगर हम ओम का नियम यूज़ करें, I की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें, तो आपको 3 फार्मूले मिल जाएंगे, P = VI, P = I² R और P = V²/R। कोई भी 2 वेरिएबल दे रखे हैं, तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। और विद्युत शक्ति को मापने वाला जो SI यूनिट है, SI मात्रक है, वो होता है वाट, जो कि W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब 1 वाट P = VI अगर फार्मूला है तो ये 1 वाट बराबर है 1 वोल्ट × 1 एम्पियर। और जो कमर्शियल स्केल पे जो मैंने अभी बताया, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें आपके फादर या मदर कहते सुने होंगे कि 100 यूनिट्स आई हैं या 200 यूनिट्स आई हैं, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब पावर क्या होती है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ से क्या आई, पावर इनटू टाइम।
अगर पावर को कमर्शियल स्केल पर किलोवाट में मेजर करते हैं तो टाइम को घंटे में आवर्स में आ जाएगा। तो इसकी जो ऊर्जा की खपत हुई है वो किलोवाट आवर्स, और 1 किलोवाट आवर बराबर है 1 यूनिट। इसको इस तरीके से कमर्शियल स्केल पे इसको इस्तेमाल किया जाता है और रीडिंग्स ली जाती हैं। और 1 किलोवाट आवर को आप 3.6 जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 × 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो आप इसको 36 × 10 की पावर 2 और 3 5, 10 की पावर 5। अगर 3.6 करोगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जूल के बराबर इस तरीके से डिराइव कर सकते हो कमर्शियल स्केल पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, इनको थोड़ा सा एक बार देख लें। इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट कि आपको इसमें से चित्र को देख के विद्युत आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको अपना रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे 2 रजिस्टर श्रेणी में लगे हुए हैं, एक पैरेलल में रखा है, पहले श्रेणी वालों को कंबाइन कर दो, फिर ये दोनों आपस में एक बन जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। फिर पैरेलल वाला फार्मूला लगा के आप आर वैल्यू निकाल दो, वी दे रखा है तो आई निकल आएगा इससे। इसी तरीके से 2 समान प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़े में हैं, और दूसरे समानांतर, उनके समतुल्य प्रतिरोध का अनुमान ज्ञात कीजिए, जो मैंने अभी सिखाया आपको पीछे। इसी तरीके से पावर का फार्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, एक बल्ब के ऊपर 40 वाट है, ये 220 वोल्ट लिखा है। अगर सप्लाई के साथ जोड़ा जाए तो उनमें विद्युत धारा का मान ज्ञात किए। पहले इसका निकालो, फिर 120 वाट निकालो, प्रतिरोध भी निकाल सकते हो इससे। ओम का नियम बार बार आता है, इसका गणितीय रूप भी व्यक्त करना है जो डिराइव किया गया है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ चिन्ह हैं, जैसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रियोस्टैट को, और वोल्ट मीटर होता है वी करके, पॉजिटिव नेगेटिव और तारों से कनेक्ट कर दो तो वोल्ट मीटर हो गया। एक बल्ब है जिसका 220/100 वोल्ट, मतलब वोल्टेज है 220 और पावर है 100, इसमें लगाया जाए तो उसमें कितनी शक्ति का उपयोग होगा। पहले ये निकालो इसकी शक्ति, फिर इसकी शक्ति निकालो 110 की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जरूर आता है इस चैप्टर से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।